ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। केंद्र और यूजीसी को नोटिस भेजा गया है। सवर्ण छात्रों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त वर्ष 2026 में जीडीपी की विकास दर 6.8 से 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई। राजकीय सम्मान के साथ अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार हुआ। बारामती में दोनों बेटों ने मुखाग्नि दी। पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठी है। सोने और चांदी ने सारे जो रिकॉर्ड हैं वो तेजी के साथ तोड़ डाले हैं। 10 ग्राम सोने का भाव 2.25 लाख के करीब पहुंच गया है, तो वहीं चांदी 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। तो तमाम खबरों पर विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो हर उस माता पिता के लिए एक सबक है, एक चेतावनी है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बस या फिर वैन से सफर करते हैं। मुंबई के खेतवाड़ी में 27 जनवरी के स्कूल बस ने एक महिला को कुचल दिया। उस दिन भी हमने ये खबर आपको दिखाई थी। अब उस हादसे का सीसीटीवी सामने आया है जो बेहद डरावना है, जिसमें स्कूल बस के ठीक सामने से सड़क पार कर रही महिला को बस ने कुचल दिया। हादसे के चंद सेकंड पहले बस खड़ी दिखी। 50 साल की महिला अपनी पोती को लेने पहुंची थी। जैसे ही पोती बस से उतरी, महिला उसे लेकर बस के आगे से रोड क्रॉस करने लगी और तभी ड्राइवर ने बिना सामने देखे बस चला दी। पलक झपकते ही महिला बस के अगले पहिए के नीचे आ गई। इस दर्दनाक हादसे में महिला की गोद में 1 साल का जो बच्चा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला बुरी तरह घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि स्कूल बस से लौटी बच्ची आश्चर्यजनक तरीके से बाल बाल बच गई। दादी के गिरते ही ये बच्ची लुढ़कते हुए सड़क के किनारे चली गई। महिला और बच्चे के स्कूल के बस के नीचे आते ही आसपास के लोगों की रूह कांप गई। वो दौड़कर वहां पहुंचे और महिला को बस के नीचे से निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले में स्कूल बस के ड्राइवर की लापरवाही थी या फिर महिला की गलती, शायद दोनों की ही गलती नजर आई है। स्कूल बस हो या फिर यात्री बस, उतरते चढ़ते समय अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे बचा जा सकता था। अब जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं उसे देखना, उसे समझना और उसका पालन करना आप सबके लिए बेहद जरूरी है। बस पर चढ़ते या फिर उतरते समय हड़बड़ी ना दिखाएं। बस के रुकने पर पूरी सावधानी से चढ़ें और पूरी सावधानी के साथ ही नीचे उतरें। बच्चों के उतरने पर उनको लेकर बस से 10 फीट दूरी पर खड़े हो जाएं। बच्चों को उतारने के बाद अगर बस को आगे जाना है तो उसके निकलने का इंतजार करें। बस से उतरते ही बच्चों को लेकर इधर उधर जाने या रोड क्रॉस करने की जल्दबाजी ना करें और बस के जाने के बाद दाएं बाएं देखकर ही सड़क पार करें। बस के सामने से या फिर आगे से निकलकर रोड पार करने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा। ड्राइवर के लिए भी ये जरूरी है कि वो बढ़ने से पहले आगे पीछे ध्यान से देख ले, हॉर्न बजाने के बाद ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ाए। बस में मौजूद कंडक्टर या हेल्पर को भी ये देखना चाहिए कि बस से उतरकर स्कूली बच्चे सुरक्षित जगहों पर खड़े रहें। उतरने के बाद बस के पीछे से भी निकलने की हड़बड़ी ना दिखाएं, क्योंकि ड्राइवर के लिए पीछे देख पाना मुश्किल होता है। तो ये तमाम सावधानियां जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो कई बड़े हादसों को होने से रोका जा सकता है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां काकीनाडा से सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर दिल दहल गया। 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई जिसमें एक शख्स जिंदा जल गया। यह हादसा तब हुआ जब कत्तीपुड़ी के पास एक ट्रक दूसरी तरफ जाने के लिए चौराहे पर मुड़ा। तभी सामने से आ रहे ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पहले वाले ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने दूसरे ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे पहले वहां सब कुछ सामान्य था, गाड़ियां आराम से आ जा रही थी। तभी ट्रक ड्राइवर ने दूसरी तरफ जाने के लिए ट्रक को मोड़ा। ठीक उसी समय सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया और फिर जो हुआ उसके बाद चीख पुकार मच गई, क्योंकि एक क्लीनर ट्रक के अंदर ही फंस गया। हालांकि क्लीनर को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि उसे बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवैध शराब के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के बीच दिल को छू लेने वाला एक वाकया सामने आया।
तस्वीर ने पुलिस मैडम की सख्ती के साथ साथ मानवता को उजागर किया है। मासूम बिलख बिलख कर रो रहा था। पुलिस अफसर आकांक्षा जैन से उसके आंसू देखे नहीं गए। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया, प्यार दुलार देकर चुप कराने की कोशिश की और फिर मासूम को दूध भी पिलाया। तस्वीरें मध्य प्रदेश में दतिया के फुलरा कंजर डेरा इलाके की हैं, जहां पुलिस की टीम पहुंची तो थी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने, लेकिन मासूम पर ममता की ये तस्वीर ज्यादा चर्चा में आ गई। दरअसल पुलिस एक्शन के दौरान बच्चे के माता पिता फरार हो गए, जिन पर अवैध शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने 30 लाख से ज्यादा की अवैध शराब पर शिकंजा कसा और ड्रमों में भरी शराब को बुलडोजर से रौंद दिया। अयोध्या में तैनात जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशांत सिंह ने सीएम योगी पर लगाए गए आरोपों से आहत होकर इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन उनके भाई के एक बयान ने इस पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। प्रशांत सिंह और उनकी छोटी बहन जोया सिंह पर उन्हीं के भाई विश्वजीत सिंह ने फर्जी विकलांग प्रमाण के जरिए नौकरी पाने के गंभीर आरोप लगाए। जोया सिंह वर्तमान में कुशीनगर के हाटा में तहसीलदार पद पर तैनात है। सगे भाई के आरोपों पर जोया सिंह ने सफाई दी। उनके सभी आरोप निराधार है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका कुछ पारिवारिक विवाद है भाई साहब से, जिसकी वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के रोते हुए वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब उन्हीं के भाई विश्वजीत सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशांत सिंह जांच और भविष्य की रिकवरी से बचने के लिए इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। भारत में ट्रेनों का लेट होना ये आम बात है। ज्यादातर लोग ट्रेनों की लेट लतीफी से त्रस्त रहते हैं, लेकिन एक लड़की ने ट्रेन लेट होने पर रेलवे को कंज्यूमर फोरम में घसीट लिया और अब कंज्यूमर फोरम ने रेलवे को 9 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया है। हुआ दरअसल यूं कि 7 साल पहले 2018 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की एक छात्रा का नीट का पेपर ट्रेन लेट होने की वजह से छूट गया था। 1 साल की तैयारी बेकार हो जाने से दुखी छात्रा ने रेलवे को सबक सिखाने की ठानी और उसने कोर्ट के जरिए रेलवे पर मुकदमा दायर कर 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा। लड़की ने कहा कि ट्रेन लेट होने की वजह से उसका पूरा 1 साल बेकार हो गया, इसीलिए रेलवे उसके 1 साल के खर्च की भरपाई करे। कई साल चले इस मामले में कंज्यूमर फोरम ने छात्रा के आरोपों को सही पाया और रेलवे को 9,10,000 रुपए बतौर हर्जाना छात्रा को देने का आदेश दिया। देखिए, हर्जाने की इस रकम देने के लिए रेलवे को 45 दिनों की मोहलत दी गई। अगर रेलवे ने इस दौरान ये रकम नहीं दी तो उसे पूरी रकम पर 12% का ब्याज भी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची की बेंच ने नए नियमों के दुरुपयोग की आशंका जताई है और यूजीसी के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि नए नियम जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों से भेदभाव करने वाला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज जाति से मुक्त नहीं हो सका और ये सोचना होगा कि क्या नए नियम हमें और पीछे ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट किया कि यूजीसी के साल 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि मामला अब 19 मार्च को सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नए दिशा निर्देशों में समाज को बांटने की क्षमता है और इनका गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए न्यायालय का हस्तक्षेप जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हर वर्ग के लोग हॉस्टल में एक साथ रहते आए हैं। युवा अंतरजातीय विवाह को भी अपना रहे हैं। अगर कॉलेज कैंपस में ही जातीय विवाद शुरू हो गया तो समाज किस दिशा में जाएगा। वेगनेस है, एक जनरल कैटेगरी को टोटल एक्सक्लूड किया गया और ये माना गया है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होगा तो सिर्फ SC ST OBC के खिलाफ होगा। ये समाज में फर्दर डिवीजन क्रिएट करेगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने नए नियमों पर चिंता जताते हुए कहा कि पहली नजर में ये नियम समाज में विभेद पैदा करने वाले लग रहे हैं। देखिए, कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि इस मामले के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जा सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नियमों की भाषा साफ नहीं है, इसीलिए विशेषज्ञों की जरूरत है जो इसे स्पष्ट करें। वहीं सामान्य वर्ग में इस फैसले के बाद खुशी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई नियमावली पर रोक लगाई तो वाराणसी में होली मनने लगी। सामान्य वर्ग के लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया।
होली उत्सव का पर्व है और आज हम लोग के लिए उत्सव का दिन है। जश्न की तस्वीरें लखनऊ से भी सामने आई, जहां सामान्य वर्ग के छात्रों ने मिठाइयां बांटी। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस शोर जवानी चलते हो शोर जवानी चली थी छात्रों को एक करने के लिए, जवानी चली थी छात्र ना बटे, आज उसको हमारी जीत हुई है, समस्त छात्र समुदाय की जीत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ छात्र नाखुश भी हैं। हमें मांग करते हैं कि जो यूजीसी का नियम 13 जनवरी को लागू हुआ था लागू हो, इसके माध्यम से इस देश में जातिगत भेदभाव खत्म होंगे। विरोध करने वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब छात्र सड़क पर उतरेंगे और नए नियमों को ही लागू करने की मांग करेंगे। अब आपको ये समझाते हैं कि आखिर यूजीसी के नए नियमों को लेकर इतना विवाद बढ़ क्यों रहा था। देखिए 2012 में जो नियम बने थे उसमें सिर्फ SC ST के छात्रों पर ही फोकस किया गया था, लेकिन नए नियमों में SC ST के साथ OBC वर्ग के छात्रों को भी शामिल कर लिया गया। सवाल उठा कि सामान्य वर्ग को भेदभाव का शिकार मानने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। पुराना नियम कहता था कि सजा की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन नए नियमों में सजा अनिवार्य कर दी गई। इसी तरह पुराने नियम में कमेटी की शक्तियां सीमित थी, लेकिन नए नियम में कमेटी को पुलिस जैसी जांच शक्तियां दे दी गई हैं। पुराने नियम में जांच की कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन नए नियम के मुताबिक 15 दिन के भीतर प्राथमिक जांच पूरी करने के लिए कहा गया था। पहले नियम यह था कि शिकायत झूठी पाई जाए अगर तो फिर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नए नियमों में झूठी शिकायत पर किसी भी तरीके के एक्शन की बात नहीं की गई थी, जिसको लेकर विरोध लगातार हो रहा था। तो जब से यूजीसी के नए नियम लागू हुए थे तभी से सामान्य वर्ग में गुस्सा नजर आ रहा था। हर दिन अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सामान्य वर्ग की खुशी जरूर सामने आ रही है। ये तस्वीर यूपी के पीलीभीत की है, जहां यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोगों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। नए नियमों के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए थे और इन नियमों को वापस लेने की मांग की जा रही थी। तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, जहां रात के वक्त यूजीसी के नए नियमों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। यूजीसी के नए नियमों के पोस्टर जलाए गए और मांग सिर्फ यही थी कि इन नियमों को वापस लिया जाए। यूजीसी के नए नियमों का विरोध बीजेपी के कई नेता कर रहे थे। यूपी के मऊ में तो सेक्टर अध्यक्ष समेत 20 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा तक दे डाला था। यूपी के ही गाजियाबाद में बीजेपी नेता ठाकुर कपिल सोम ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस फैसले को जनहित में बताया। एक चिट्ठी बुलंदशहर से भी आई, जहां बीजेपी के 10 बूथ अध्यक्षों ने साफ कह दिया कि वो काम नहीं कर पाएंगे। बिहार के नवादा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरजेडी विधायक अनीता देवी अचानक क्षेत्र के एक सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंच गईं। अस्पताल में खामियां मिलने पर विधायक ने अफसरों को फटकार लगाई। विधायक का ये वारसिलीगंज पीएससी में पहला दौरा था। अनीता देवी ने अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले पीएससी प्रभारी को निशाने पर लिया। आज 28 तारीख है, 28 में एंट्री नहीं है, इसका फोटो लीजिए। मैम फार्मासिस्ट की कमी है मैम, दो ही है ना, दो ही है, होना चाहिए। स्ट्रेंथ के अनुसार कितनी? 4 कम से कम होना चाहिए। कम से कम आपने लिख के दी? जी मैम। आप लिख के दी? बहुत दिया हुआ है। बहुत दिया हुआ है। एक बात बताइए, क्वांटिटी है क्या? शब्द का भी तो चयन सही से करिए। इसके बाद अनीता देवी दूसरे कमरे में गई और वहाँ भी सवाल पूछे। मैडम हम सिर्फ क्वेश्चन किए आपसे कि इसका टेम्परेचर कितना होता है फ्रिज का। देखिए इस अस्पताल के डॉक्टर, और बताइए इसका टेम्परेचर नहीं पता है। व्यवस्था से नाराज विधायक अनीता देवी ने अस्पताल प्रशासन को जल्द सुधार के सख्त निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के एटा से एक वीडियो सामने आया, जहां मुसीबत बने 2 आवारा सांडों के बीच लड़ाई हो गई। काफी देर तक बाजार में अफरा तफरी मची रही। तस्वीरों को देख ऐसा लगा मानो सांडों की कोई कुश्ती जीतो प्रतियोगिता चल रही हो। इस दौरान न सफेद सांड शांत हुआ और न काला सांड। दोनों विशालकाय सांड एक दूसरे से सींग भिड़ाकर लड़ते दिखे। ये लड़ाई सड़क के बीचों बीच चल रही थी, जिससे राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों में डर का माहौल बन गया। काफी देर तक जब दोनों सांड शांत नहीं हुए तब एक लाठी डंडे की मदद ली गई। ईंट पत्थर फेंक कर डराया गया, लेकिन सांड टस से मस नहीं हुए। ये लड़ाई यूं ही चलती रही। बताया जा रहा है कि काफी देर बाद थक हार कर जब ये सांड एक दूसरे से जुदा हुए तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।
राजस्थान के जोधपुर की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा अब इस दुनिया में नहीं रही। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। समर्थकों में मातम पसर गया। समर्थकों ने हंगामा करते हुए इस मामले में सच्चाई छुपाने का आरोप लगाया। बताया गया कि साध्वी प्रेम बाईसा की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आश्रम में ही मेडिकल स्टाफ ने उन्हें इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद साध्वी की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। जो लिखित रिपोर्ट है इनके परिजन के द्वारा, उन सब पे जांच की जाएगी जी, क्योंकि सारी चीज पोस्टमार्टम पे निर्भर करती। इस बीच साध्वी की मौत को लेकर कई तरह के दावे किए जाने लगे, जिसके बाद साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये मामला तब और ज्यादा पेचीदा हो गया जब साध्वी की मौत के करीब 4 घंटे बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसके बाद ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या साध्वी ने खुदकुशी से पहले ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेड्यूल कर दिया था या फिर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को कोई और इस्तेमाल कर रहा था। पोस्ट में साध्वी की तरफ से लिखा गया कि उन्होंने जीवन का हर क्षण सनातन धर्म के प्रचार के लिए जिया। उन्होंने आदि जगत गुरु शंकराचार्य और संत महात्माओं को अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया और अंत में उन्होंने लिखा कि मेरे जीते जी नहीं तो जाने के बाद तो न्याय मिलेगा। अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो कुछ कर दी भैया, मुझे न्याय नहीं लगेगा। इस बीच जांच के दौरान पता चला कि साध्वी प्रेम बाईसा एक वायरल वीडियो को लेकर काफी परेशान थी। साध्वी का कहना था कि वायरल वीडियो उनके पिता से जुड़ा हुआ था, जिसे एडिट कर गलत तरीके से फैलाया गया। अब सवाल यह है कि क्या लगातार हो रही सोशल मीडिया टिप्पणियों और मानसिक दबाव ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि उन्होंने ये कदम उठाया। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक की हालत गंभीर है। सड़क पर किनारे जा रहा युवक एक पल में उछलकर सड़क पर बिखर गया। सीसीटीवी में दिख रहा युवक योगेश टॉयलेट के लिए अपनी दुकान से बाहर निकला था, तभी लाल रंग की कार ने उसे टक्कर मार दी। वो तो गनीमत रही कि योगेश की कार की चपेट में योगेश का एक ही पैर आया। इसकी वजह से वो टक्कर लगते ही सड़क किनारे गिर गया। फिलहाल योगेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। अब बात करेंगे अजित पवार की, जो अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ। जिस बारामती में वो एक दिन पहले महाराष्ट्र पंचायत चुनाव का प्रचार करने जा रहे थे, वहीं आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। फूलों से सजी गाड़ी में अजीत पवार का पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पहुंचा, जहां पहले से उनके इंतजार में हजारों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक जुटे थे। इसी भीड़ के बीच से अजीत पवार का पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ अंतिम संस्कार वाली जगह तक पहुंचा। हमेशा लोगों से मिलने के लिए आने वाले अजीत तिरंगे में लिपट कर आए तो माहौल गमगीन हुआ। उनकी पत्नी सुनित्रा पवार के हाथों में था, जिसे पकड़कर वो रो रही थी। अजित पवार का पार्थिव शरीर चिता पर था और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के बड़े नेता उनके आसपास बैठे हुए थे। सामने रोते बिलखते समर्थकों की भीड़ थी और उन सब के बीच अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ। जैसे कि सबको उम्मीद थी, अजीत के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। चिता को आग देने से पहले वहां राजकीय सम्मान के साथ शोक धुन बजाई गई। इसके बाद दोनों बेटों ने सभी कर्मकांड पूरे किए। वहां चाचा शरद पवार, अमित शाह, गडकरी समेत बड़े नेता कुर्सी पर बैठे थे, तो एनसीपी के नेता हाथ जोड़कर अजीत की चिता के पास थे और सामने थी वो भीड़ जो अपने दादा के लिए अपनी जान भी दे दे। मैंने मेरी खुद की खून से ये पेंटिंग बनाई है। ये खून से बनी हुई पेंटिंग? हाँ, मेरी खुद की खून से बनी हुई पेंटिंग है। कल रात को मैंने ये पेंटिंग बनाई है। अजित पवार का परिवार भी आज गम से टूट गया।
मुखाग्नि देते देते जहां उनके बेटे रो रहे थे तो पत्नी की हालत भी ऐसी थी कि बिना सपोर्ट के वो चिता के पास तक पहुंच नहीं पाई। कभी पति के हर सुख दुख के साथी बनी सुनेत्रा पवार को मंच पर लाने के लिए नंदन सुप्रिया सुले ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मंच पर आगे आ रही हैं। सुप्रिया सुले उनको लेकर आगे की ओर आती हुई। अजीत की चिता के सामने पूरा परिवार टूट चुका था और उनके बेटे किस तरह से फफक कर रो रहे हैं। जय पवार की तस्वीरें हम देख रहे हैं। सुनेत्रा पवार भी इस समय उनके पैरों के पास जाकर सिर झुकाकर और वो उनको आखिरी विदाई, आखिरी प्रणाम कर रही हैं। पत्नी और बेटों के साथ परिवार के दूसरे लोग भी फूट फूट कर रोते हुए पार्थिव शरीर के पास आ रहे थे। बहुत मुश्किल है ये तस्वीरें देखिए, उनकी बहन किस तरह से फफक कर इस समय रो रही हैं। इन सब के बीच चाचा शरद पवार अपनी जगह पर बैठे रहे। कुछ ने कहा कि वो मंच पर चढ़ नहीं पाते इसीलिए नहीं आए, कोई कह रहा है कि वो अजीत को इस तरह नहीं देख सकते इसीलिए वहीं बैठे रहे। अजीत के परिवार के बाद कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो है बारामती में उनके समर्थक, जो अपने नेता के जाने के बाद इस तरह रो रहे थे कि मानो उनके परिवार का मुखिया चला गया हो। रोते बिलखते लोग कह रहे थे कि उनके दादा जैसा कोई नहीं। महिला है। इनके दादा अजीत पवार के जाने के बाद बोलने के लिए शब्द कम पड़ गए। दादा के लिए बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं है हमारे पास। बारामती में शब्दों की जगह चीखें निकल रही थी। अजीत पवार के जाने के बाद समर्थकों ने उनके अच्छे कामों को याद किया। उन्हें इतना किया है ना कि कोई नेता वैसा करेगा नहीं, क्योंकि किसी को भूखा नहीं रखा है। अजीत पवार के इन्हीं अच्छे कर्मों की वजह से समर्थक कह रहे हैं बहुत हमारे दादा बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे हमारे दादा। हम दादा जैसा कोई नहीं है। बारामती हमारी भूखी हो गई है। समर्थकों के साथ उनकी पार्टी के विधायक भी आज टूट गए। वो विधायक जिनका हाथ पकड़कर अजीत ने उन्हें नेता बनाया, वो उनके बेटों का हाथ पकड़कर रो रहे थे। आज अंतिम संस्कार के वक्त महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के नेताओं का बारामती में जमावड़ा था। महाराष्ट्र ने अपने डिप्टी सीएम को अंतिम विदाई दी तो बीजेपी ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को आखिरी बार अलविदा कहा। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली से बारामती आए थे और पुष्प चक्र लेकर आकर गृह मंत्री अमित शाह मंच पर आ गए हैं। और जैसे ही गृह मंत्री मंच पर आए उसके साथ ही यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के वो खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अपने साथी को पुष्प अर्पित करने आए। उनके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंच पर अजीत को विदाई देने पहुंचे। फिर अपने साथी उप मुख्यमंत्री को आखिरी बार देखने के लिए एकनाथ शिंदे आए। इन सभी नेताओं की अगवानी करने के लिए वहां अजीत के करीबी और एनसीपी में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। और अब थोड़ी राजनीतिक विरासत के बारे में भी बात करते हैं। वैसे तो देखिए आज गम का दिन है और इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, लेकिन किसी नेता के जाने के बाद उनकी विरासत को लेकर भविष्यवाणियां सबसे पहले शुरू हो जाती हैं। अजीत पवार के मामले में भी कुछ यही हो रहा है। अजीत के बाद उनके सभी समर्थक एक सुर में उनके दोनों बेटों को पार्टी की कमान लेने के लिए कह रहे हैं। उसके लड़के हैं ना, उनके लड़कों को चाहती है। हो उन किसको चाहती है? अब यहाँ से कौन आए? पार्थ है, विजय है, उनके लड़के हैं ना। एनसीपी में दूसरा बड़ा कद रखने वाले प्रफुल्ल पटेल ने अजीत की चिता के सामने अमित शाह को उनके बेटों से मिलवाया। मुलाकात करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही बेटों से। हालांकि एनसीपी का एक धड़ा और है जो मानता है कि पवार परिवार को अब एक हो जाना चाहिए, एक साथ आना चाहिए, आएगा भी। जो दादा गए दादा अभी होने वाले नहीं। बारामती में कुछ समर्थक और नेता ऐसे भी थे जो अजीत पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे थे। बारामती की जनता है वो मांग कर रही कि सुनेत्रा ताई को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अगर एक लेडीज अपना कुटुंब संभालती है, राज्य भी संभालती है, देश भी संभालती है, राष्ट्रपति लेडीज है, अपने देश में प्रूव किया है लेडीज ने, तो वही भी सुनेत्रा वही भी संभाल सकेगी। ताई अच्छे से संभालेगी मुझे लगता है। 2029 चुनाव तक तो एनसीपी महाराष्ट्र की सरकार में रहेगी, तो अब सवाल है कि आने वाले दिनों में अजीत पवार की एनसीपी के साथ क्या होगा। देखिए यहां पर तीन चीजें जो हो सकती हैं। पहला ये कि उनके दोनों बेटे या पत्नी में से कोई एक पार्टी की कमान संभाले और उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि पार्टी दो धड़ों में बट जाए, एक धड़ा शरद पवार के साथ जाकर दोबारा से मिल जाए तो दूसरा धड़ा बीजेपी से हाथ मिलाकर उनका कार्यकर्ता बन जाए।
ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी में बगावत हो जाए, शिंदे की तरह एनसीपी में भी कोई नेता अजित पवार के परिवार से हटकर पार्टी की दावेदारी करने लग जाए। तो राजनीति है और कुछ भी संभव है यहां। उधर हादसे की जांच भी आज आगे बढ़ी। क्रैश होने से ठीक पहले पायलट ने क्या बोला था ये पता चल गया है। सूत्रों का कहना है कि हादसे से ठीक पहले पायलट को गलत लैंडिंग का एहसास हुआ था। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि जमीन से टकराने से ठीक पहले प्लेन को उड़ाने वाले पायलट चिल्ला रहे थे। आखिरी वक्त में उन्हें समझ आया कि अब विमान उनके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। पायलट के चीखते हुए ही विमान रनवे से पहले जमीन पर जाकर गिर गया। अब ये तो साफ हो गया कि पायलट चिल्ला रहे थे, लेकिन आखिरी पलों में उनकी बातचीत क्या हुई, ये जानने के लिए सबसे पहले विमान के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल गया। जांच टीम और डीजीसीए के कुल 6 सदस्यों ने हादसे वाली जगह का मुआयना भी किया है। राजस्थान के जोधपुर में अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। एक युवक का बदमाशों ने दिन दहाड़े जैसे अपहरण किया, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। डराने वाली तस्वीरें जो अब वायरल हो रही। चलते ट्रैफिक के बीच 4 बदमाश युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर फरार हो गए। अब वारदात से कुछ मिनट पहले की दूसरी तस्वीर देखिए। गाड़ी के पास खड़े होकर बदमाश किडनैपिंग की साजिश रच रहे हैं और फिर युवक को दूर से आता देख धारदार हथियार दिखाकर बदमाश उसे जबरदस्ती कार में बिठाने लगे। आसपास से गुजर रहे कुछ लोग युवक को बचाने की कोशिश की, गाड़ी के पीछे भी भागे, लेकिन बदमाश भाग निकले। पुलिस के मुताबिक गाड़ी MH नंबर की थी, यानी महाराष्ट्र की कार से बदमाशों ने जोधपुर में वारदात को अंजाम दिया। वैसे तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन हालिया घटनाएं इस प्रदेश का नाम खराब कर रही हैं। ताजा तस्वीर विकासनगर से सामने आई, जहां कुछ उपद्रवियों ने कश्मीरियों की पिटाई कर दी है। पीटा भी ऐसा जिससे मानवता शर्मसार हो जाए। इनका जुर्म बस इतना था कि वो परिवार के साथ शॉल बेचकर रोजी रोटी कमाने निकले थे। हमले में लड़के का बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। यही नहीं, लोहे की रॉड से सिर पर ऐसा हमला बोला कि उसे गंभीर चोट आ गई। इस लड़के को रॉड से मारा गया है। क्यों मारा क्यों? आपको क्यों मारा गया? कि कश्मीरी है और ये मुसलमान है। कि कितने टांके आए पीछे से? 15-16 टांके आ चुके सर। इसका नहीं एक और साथी है, इनके साथ लड़का है, इसका भी हाथ तोड़ा गया है। पीड़ित का आरोप है कि हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि पहचान पूछने के बाद बेरहमी से पीटा गया। से पूछ के मारा है। अच्छा, क्यों मारा आपको? बेटा क्यों मारा? आज पहली बार फेरी पे यहाँ पे। आप फेरी पे गए थे? हाँ जी, पहली बार गया था पहले। हाँ जी, इसलिए बोला कि मुसलमान है, इसको मारो। यही नहीं, आरोप है कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी घसीटा गया और उन पर भी थप्पड़ों की बौछार हुई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के सीएम से इस मुद्दे पर बात की। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये दावा नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जबकि कश्मीर के लोग देश के अन्य हिस्सों में अपनी जान के डर से जी रहे हैं। कश्मीरियों को पहले क्रिकेट मैच होता था, उस पे मारा पीटा करते थे इसको। इसके बाद आप देख लीजिए, कभी कोई एनकाउंटर होता था या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता था, हमारे जितने भी बच्चे नौजवान पूरे कंट्री में बैठे रहते थे, मतलब जो होते थे हमारे कंट्री में, उनके ऊपर अटैक किए जाते थे। दिल्ली पुलिस की एक महिला कमांडो की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि पति के हमले के बाद महिला कमांडो की जान चली गई। महिला कमांडो दिल्ली पुलिस की स्वाट टीम में तैनात थी, जिसने दिल्ली को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। वो घर में ही पति के हमले का शिकार बन गई। महिला कमांडो का नाम काजल था। 22 जनवरी की रात मोहन गार्डन स्थित फ्लैट में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। इसी दौरान आरोपी पति अंकुर ने काजल पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में काजल के सिर पर गंभीर चोट आई और वो बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी अंकुर ने काजल के भाई को फोन करके हमले की जानकारी दी। पति अंकुर ही काजल को अस्पताल लेकर भी गया, जहां 5 दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात है। काजल के परिजनों का आरोप है कि 2022 में शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। 22 जनवरी को बात बढ़ गई और तभी अंकुर ने डंबल से काजल के सिर पर हमला कर दिया। मृतक कमांडो की मां के मुताबिक काजल गर्भवती भी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दर्दनाक हादसे से दहल उठी, जहां नशे में धुत डंपर चालक ने सड़क किनारे खड़ी हुई कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ड्राइवर ने डंपर ऐसे चलाया कि जो कुछ भी उसके सामने आया वो कुचलता चला गया। नशे के साथ रफ्तार के कॉकटेल ने बीच सड़क पर हाहाकार मचा दिया। सड़क पर चीख पुकार मच गई। कार सवार दंपति बुरी तरह चोटिल हो गए। तस्वीरों को देखिए,
देखिए कैसे भारी भरकम डंपर चला रहे ड्राइवर ने स्टीयरिंग उसी तरफ घुमाई जहां पर गाड़ियां कतारबद्ध तरीके से खड़ी थी और कुछ ही सेकंड में वहां पर पूरी तस्वीर बदल गई। पुलिस ने डंपर को सीज कर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वाराणसी के बीएचयू में भारी बवाल हुआ है। बीएचयू में छात्रों के 2 गुट जो आमने सामने आ गए। हालात पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा बल की भी मौजूदगी वहां पर है। बीएचयू परिसर में सुरक्षा बलों ने शांति के लिए मार्च भी निकाला है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीएचयू में छात्रों के 2 गुट आमने सामने भिड़ गए हैं और फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। सुरक्षा बल लगातार इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसे लेकर बीएचयू परिसर में एक मार्च भी निकाला गया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो वाराणसी में बवाल की स्थिति, तस्वीरें आपके सामने। बात करेंगे कर्नाटका की, जहां शिवमोगा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होसानगर से बंगलुरु जा रही एक बस में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बस सवार कई लोग जख्मी हो गए। देखते ही देखते यात्रियों से भरी बस धू धू कर जल उठी। प्राइवेट बस में जब आग लगी तब उसमें 36 यात्री सवार थे। इस दौरान मची अफरा तफरी में 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सबसे पहले ड्राइवर के केबिन से धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसको देख ड्राइवर घबरा गया और बस का कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई और आग की लपटों से घिर गई। 1 फरवरी को बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2026 उन्होंने पेश किया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से केंद्र सरकार के कामकाज की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जिसमें यह बताया गया कि साल 2026 में देश की अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी की विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। सर्वे में यह बताया गया कि दुनिया के तमाम हिस्सों में हालात अस्थिर हैं और अनिश्चितता से भरे हुए हैं, लेकिन भारत का आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। सर्वे में यह भी कहा गया कि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर बनी हुई है। हालांकि ये चिंता भी जताई गई कि आने वाले दिनों में वैश्विक अस्थिरता और झटकों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा गया कि वैश्विक अस्थिरता और कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव के बाद भी महंगाई कंट्रोल में रही। केंद्र सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा कम करने का भी लक्ष्य रखा है। इस सर्वे के मुताबिक घरेलू मांग आर्थिक विकास का मुख्य इंजन बनी हुई है। शहरी इलाकों में अच्छी मांग और खपत से अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलता है। सर्वे में खेती को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई और एमएसपी को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया की कामयाबी को देखते हुए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में भारत को और मजबूत बनाने की बात भी कही गई। गुजरात के वडोदरा में आवारा कुत्तों के आतंक की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूल जा रहे एक मासूम बच्चे पर 4 कुत्तों ने एक साथ हमला कर दिया। इस दौरान बच्चा डर कर जमीन पर गिर पड़ा। खूंखार कुत्ते उसका शिकार करने ही वाले थे कि तभी एक कार सवार ने वहीं पर कार रोककर कुत्तों को भगाया। कुत्ते इतने खतरनाक थे कि जब एक महिला बच्चे को वहां से ले जाने लगी तो इस झुंड ने उसे भी काटने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि बच्चे को मामूली चोटें ही आई। बात केरल की, जहां पलक्कड़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक महिला बीच सड़क पर चलते ट्रैफिक के बीच नमाज पढ़ती हुई नजर आई। महिला ने ऐसा क्यों किया, यह रिपोर्ट देखिए। महिला के इर्द गिर्द से गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन बिना किसी डर के वो नमाज अदा करती रही। सड़क पर गुजर रहे कुछ गाड़ी वालों ने महिला को हटाने की गुजारिश भी की, लेकिन वो हटी नहीं। एक ऑटो वाले से महिला की बहस भी हो गई। केरल के पलक्कड़ में आईएमए जंक्शन पर महिला की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई और जब पुलिस को इसकी खबर लगी तो मौके पर पहुंचकर उसने महिला को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में महिला ने बताया कि संपत्ति विवाद को लेकर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसीलिए बीच सड़क पर बैठकर उसने इंसाफ की मांग के लिए ये कदम उठाया। लेकिन वो भूल गई है कि इससे उनकी और सड़क से गुजर रहे लोगों की जान पर खतरा हो सकता था। साल 2024 में अयोध्या के भदरसा में हुए गैंगरेप मामले में फैसला आ चुका है। पॉक्सो कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है।
क्योंकि गैंगरेप के मामले में आरोपी बनाए गए मोहित खान का डीएनए सैंपल मैच ही नहीं हुआ। घटना के दौरान एक वीडियो भी बनाए जाने का दावा किया गया था, जिसका सबूत भी पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इससे पहले योगी सरकार ने मोहित खान के घर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर भी चलाए थे, जिस पर उन दिनों अच्छा खासा राजनीतिक विवाद हुआ था। इधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि अब जब सच सामने आ ही चुका है तो सरकार को मोहित खान के गिराए घर को दोबारा बनाना चाहिए। मोहित खान जी को न्यायालय से बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। मैं मांग करता हूं कि उनका घर जो ढाया गया है उस घर को 1 महीने के अंदर सरकार अपने खर्चे पर बनवावे। वही मामले पर अब योगी सरकार फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। विश्व के अलग अलग हिस्सों में चल रहे युद्ध, अमेरिकी टैरिफ वॉर और अस्थिरता ने सोने चांदी के दाम में आग लगा रखी है। एक तरफ जहां शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है, तो वहीं सोना चांदी के दाम रॉकेट बने हुए हैं। आज सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में आज 11,000 रुपए से ज्यादा का उछाल देखा गया और ये 1,74,635 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,76,121 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोने के दाम में 10,500 रुपए की तेजी दर्ज की गई है और ये 1,50,806 रुपए से बढ़कर 1,61,327 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। बात करें अगर चांदी की, तो चांदी 1 किलो चांदी के दाम में 27,000 रुपए से अधिक का उछाल देखा गया। ये 3,38,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 3,86,000 के स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में धर्म छिपाकर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का एक मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। दोनों की मुलाकात साल 2022 में एक कार शोरूम में हुई थी। इसके बाद शादी एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुई। बाद में पता लगा कि आरोपी ने धर्म बदलकर शादी की थी। 15 दिन तक नॉर्मल सब कुछ सही रहा। उसके बाद से इन्होंने बोला कि तू अपना नाम ज्योति मत बताया कर। मेरा नाम ज्योति। उन्होंने बोला कि ज्योति मत बताया कर, तू अपना काम जिया खान रख ले। सबको यही बताना कि मैं जिया खान हूँ और तू नमाज पढ़ और बढ़िया से जैसे ये सिंदूर बंदूक लगाना छोड़। शादी से पहले आरोपी ने महिला को अपना नाम आरव बताया था, जबकि उसका असली नाम आरिफ था। और चलिए इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।